सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे दूसरे लोगों के संपर्क में भी रहना पड़ता है, क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य ना तो अपनी बात समाज के दूसरे लोगों को समझा सकता है और ना ही वह उनकी कोई बात समझ सकता है। इसलिए भाषा विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जब हम दूसरों का विचार या भाव सुनकर समझ लेते हैं और अपने विचार या भाव बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है, क्योंकि बोलकर प्रकट किए जाने वाले विचार बोलने के बाद नहीं रहते। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव है कि हम उन बातों को, उन भावों को सुरक्षित नहीं रख सकते। आगे है भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, क्योंकि इसके द्वारा विचारों को और भावों को सदियों तक सुरक्षित हम रख सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के कारण ही आज हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। अर्थात जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा: अब भाषा जो है, भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब मातृभाषा क्या है? मातृ मतलब माता। तो हम जिस स्थान पर भी जन्म लेते हैं, जहाँ हम पलते हैं, बढ़ते हैं, उस स्थान और उस परिवेश में व्यवहार में आने वाली भाषा जो हम स्वयं बोलने लगते हैं, स्वयं हम सीख जाते हैं, वह भाषा का मातृ रूप कहलाता है। वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश एक हिंदी राज्य है और यहाँ जन्म लेने की भाषा भी मातृभाषा ही होगी, जबकि पंजाब में जन्म लेने वाले लोग की मातृभाषा पंजाबी होगी। आगे है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जो भाषा किसी देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। जहाँ एक भाषा जो देश के बहुत बड़े भाग में प्रयोग में लाई जाती है, व्यवहारिक रूप से वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारिणी होती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा: हमारे देश में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के शासन, प्रशासन आदि के कार्य करने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वह राजभाषा कहलाती है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य की भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। जैसे बंगाल में बंगला भाषा में, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में। इसी प्रकार ये भाषाएं संबंधित राज्य की राजभाषा कहलाती है। आगे देखिए, बोली और भाषा में बहुत अंतर होता है। भाषा में साहित्य का सृजन तथा ज्ञान का संग्रह होता है, जबकि बोली का क्षेत्र तथा लोकोक्तियों तक ही सीमित रहता है। अब बोली है क्या? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा, जो भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, किसी क्षेत्र विशेष में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह बोली कहलाता है। जैसे कि गढ़वाली और छत्तीसगढ़ी बोलियां। इनका प्रयोग दूसरे राज्यों या क्षेत्रों
के अन्य भाषाभाषी लोगों के साथ विचारों के आदान प्रदान में न होकर उसी क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? जब मानव समाज का आरंभ हुआ तो वह अपनी बात बोलकर ही अपना काम चला लेता था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसका परिचय दूर दूर तक फैले हुए लोगों के साथ हुआ, तब उसने अपनी बात पहुंचाने के लिए लिखित माध्यम को ढूंढ निकाला। फिर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाने लगा और यही लिखित रूप लिपि कहलाया। इसकी परिभाषा जानिए। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। आगे है व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण, व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा वाक्य विचार और तीसरा होता है शब्द विचार। तो इनके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। धन्यवाद।